के जोख तुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस शर्मा आंसर्स क्लासेस लखनऊ से और आज लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन के गति के नियम। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ेंगे जो कि 3 नियम हैं। न्यूटन के बारे में जानेंगे, उनकी फेमस बुक के बारे में जानेंगे और इससे जो कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं, आपका यूपी टेट हो चाहे यस टेट हो, है ना, या ग्रुप डी हो, जिसमें साइंस पूछी जाती है, न्यूटन से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो आप देख लीजिएगा, इसको पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। पहला, न्यूटन के गति विषयक नियम में सबसे पहले हम ये जानेंगे न्यूटन क्या थे। इनको फादर ऑफ द फिजिक्स कहा जाता है, यानी न्यूटन को ही हम भौतिकी का जनक मानते हैं। ठीक है, इनकी जो फेमस बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है, जो कि 1687 ईस्वी में आई थी। प्रिंसिपिया से ही ये हम गति के नियम और बल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का गति विषयक पहला नियम। इसके जो नाम है, दूसरा नाम इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, और दूसरा एक इसका नाम गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किन नामों से जाना जाता है। तो प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए, बात आई है जड़त्व की, तो इसको भी हम समझेंगे कि जड़त्व क्या होता है। दूसरी बात हम जान लेते हैं कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम नियम से न्यूटन किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो वो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा होती क्या है एक्चुअली, जब हम किसी वस्तु पे, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि किसी चीज को खींचना या धक्का देना क्या है, बल है। या ऐसे कह सकते हैं बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? जैसे मैंने दीवार पे धक्का लगाया लेकिन दीवार नहीं गिरी, तब भी मैंने बल लगाया, क्योंकि बल लगाने का मतलब यह है कि परिवर्तन जरूरी नहीं परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होने की करने की कोशिश करना भी क्या कहलाता, बल कहलाता है। या छोटा सा एग्जांपल, अगर हम किसी बुक को धक्का देंगे तो टेबल पर वो पुश हो जाएगी, यानी आगे बढ़ जाएगी, तो वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब वो क्या है, वो भी एक बल है। और मैंने धक्का लगाया और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, बल ही कहेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम जानते हैं, हाँ, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरी बात, इनका जो उदाहरण देखें तो पहले नियम के उदाहरण तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहला नियम क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। तो एक्चुअली इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या वह विरामावस्था में है, तो हमेशा वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहेगी, या यदि कोई वस्तु एक समान रेखा में गति कर रही है तो वह वस्तु उसी रेखा में गति करना चाहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब बाहर से उसे नहीं रोकोगे। अगर हमारे वर्डों में बात कर लें तो अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो वो चलती रहेगी जब तक उसको बाहर बल लगाकर उसको नहीं रोका जाएगा। या कोई चीज रखी है तो हमेशा वो रखी रहेगी जब तक उसे बाह्य बल ना लगाया जाए। ये पहले नियम का स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ एनी बॉडी इन continuous uniform continuous motion, it wants to continue its position or rest, if anybody in rest that want to stay। कल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहेगी, विरामा में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये थी परिभाषा। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बात किया जड़त्व की, तो जड़त्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जड़त्व हम लोग मान लेते हैं जैसे ढीठपन, ढीठपन समझते हो? जैसे हम किसी से कह रहे हैं कि उठो, जैसे वो बैठा है उससे हम कह रहे हैं स्टैंड अप, लेकिन वो नहीं खड़ा हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा उठो, वो नहीं खड़ा हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसे अपनी स्थिति चेंज करने का क्या कर रही, विरोध कर रही है। जैसे मैं, वो एक्चुअली बैठा है ना, मैं उसकी स्थिति चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको उठने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो उठना नहीं चाहता, मैं उसे पकड़ के खींच रहा हूँ, फिर भी वो नहीं उठ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो अपनी स्थिति का परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, या जैसे कोई चीज चल रही है
तो एक बार आपने जैसे किसी को धक्का दे दिया, जैसे न्यूटन ने कहा कि अगर इस एटमॉस्फेयर से हवा हटा लिया जाए, ग्रेविटी को जीरो कर दिया जाए, तो अगर किसी चीज को एक बार आप धक्का दे देंगे तो वो हमेशा उसी स्पीड से चलती जाएगी, ठीक है। इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है, और इनर्शिया का मतलब होता है कि एवरी बॉडी वांट्स एवरीबॉडी अपोजेस टू चेंज देयर स्टेट, यानी कोई भी वस्तु हो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तो अब जानते हैं ये जड़त्व तीन प्रकार का हो सकता है। पहला जड़त्व जिसे हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका अगर एग्जाम्पल समझें गति का जड़त्व हम कहाँ कहाँ देखते हैं, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कोई मोटरसाइकिल या कोई बस चल रही है, तो चल रही है, हम लोग अचानक मतलब उसमें बैठे होते हैं, मस्त चैटिंग कर रहे होते हैं, बस चल रही है, हम लोग आराम से बैठे हैं, अचानक से अगर ड्राइवर ब्रेक मार देता है, तो अचानक से ब्रेक मार देने पर हमारा जो मत्था है अगली वाली सीट पे ठक से लड़ता जाके है। ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ भाई? जब बस चल रही थी तब तो हम आराम से अपना फोन चला रहे थे, चैट कर रहे थे, मतलब पोजीशन में थे, लेकिन ब्रेक लगने से हमारा अगला हिस्सा क्यों लड़ता है? जबकि हमें होना चाहिए क्या, पूरा खिसक जाना चाहिए, लेकिन हम आगे अगला हिस्सा ही लड़ता है। या मान लो चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई बस से जब कोई उतरता है तो आपको पता है वो हमेशा बस की दिशा में ही गिरता है या ट्रेन की दिशा में ही गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा गति के जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि गति का जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो कंटिन्यूस मोशन में रहना चाहती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अचानक से ब्रेक वो मारता है, जैसे आप बस में चल रहे थे, आप मोबाइल चला रहे थे या मान लो बैठे थे, तो अचानक से जैसे ब्रेक लगेगी तो जो निचला हिस्सा होता है सीट का, आपकी बॉडी का, वो सीट के साथ कवर में होता है, मतलब सीट के पकड़ में होता है। तो ये तो गति के जैसे ही गति जीरो होती है या रुक जाती है वैसे ही ये कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसी गति से आगे चलना चाहता है, जिसकी वजह से निचला हिस्सा तो रुक जाता है लेकिन अगला हिस्सा आगे लड़ जाता है, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल। या दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए, जैसे चलती हुई बाइक है, अचानक से आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स पीछे आपको बिठा के चल रहे हैं और अचानक से ब्रेक ले लेते हैं, तो जो पीछे बंदा बैठा है वो आगे आके गिरता है। इसका मतलब, जबकि ड्राइवर आगे नहीं गिरता जो चला रहा था, एक्चुअली ऐसा होता है उसने पकड़ रखी थी गाड़ी, तो जब ब्रेक लगाता है तो उसकी बॉडी तो उस मोशन के साथ कंट्रोल में आ जाती है गाड़ी के साथ, बट जो पीछे वाला बंदा था वो उसी गति से चलना चाहता है, जबकि ब्रेक लग चुका है तो ये भाई साहब आगे आ ही जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये भी हमारे गति के जड़त्व के उदाहरण है और पहले नियम के उदाहरण है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चलती हुई गाड़ी से अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा किस न्यूटन के किस नियम से संभव होता है? तो ये प्रथम नियम से। क्लियर है। दूसरा हम लोग विराम का जड़त्व जानते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं भाई? देखो, जैसा कि नाम है विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो जैसे कि अब इसका एग्जांपल आपको लेना है, सपोज डैट आप बस में बैठे हैं और बस अभी रुकी हुई है, ठीक है, और मान लो आप बैठे थे अपने मोबाइल में बिजी हो गए, ड्राइवर आया और अचानक से बस को क्या कर देता है, उठा देता है। देखो, धीरे धीरे उठेगी तब तो आपकी बॉडी उसके साथ मोशन में धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन सोचो आप बैठे थे और अचानक से वो बस को उठा देता है, या बाइक पे आप बैठे हैं और अचानक से दोस्त बाइक स्टार्ट कर देता है, आगे चला देता है, तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। देखो, अभी ब्रेक लगाने से आप आगे की तरफ झुक रहे थे, अब जब गाड़ी उठा देता है तो हमेशा पीछे की तरफ झुकते हैं। इसका ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप जिस पोजीशन में बैठे थे, इसका मतलब आप किस में थे, रेस्ट में थे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन आप रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाह रहे थे, बट हुआ क्या, जैसे कि उसने गाड़ी को उठाया तो आपका जो निचला हिस्सा था वो गाड़ी के कांटेक्ट में था, जिससे कि वो गाड़ी के साथ आगे चल गया, लेकिन आपका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो गाड़ी के कांटेक्ट में ना होने की वजह से वहीं पे रुकना चाहता था, इसलिए निचला हिस्सा आगे चल गया और ऊपर वाला हिस्सा वहीं रुकने की वजह से पीछे की तरफ रह जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। क्लियर है, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले को इनर्शिया मोशन। उसके बाद दिशा का जड़त्व भी होता है। दिशा मतलब डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है? ये कह लो कि जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा होगा, मतलब कोई गति जिस दिशा में हो रही है वह हमेशा उसी दिशा में होना चाहेगी जब तक
कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे आपने कोई तीर छोड़ा है, सपोज दैट आप जिस दिशा में तीर छोड़ते हैं तीर उसी दिशा में जाता है ना। अब उसको छोड़ दीजिए, बाहुबली को छोड़ करके, है ना, बाहुबली में क्या होता है, तीर वो छोड़ते हैं और क्या होती है वो जो वहाँ की हीरोइन जो, तो उसके तीर को काट करके वो अपना खुद चला जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये न्यूटन्स के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। और अब जो कह लो जिस दिशा में आप दागते हो उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्स हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो नीचे ग्रेविटी है और एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है, तो नीचे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है और एयर का प्रेशर जो कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। लेकिन न्यूटन की पहली शर्त ही यही है कि अगर हम ग्रेविटी को खत्म कर दें और एयर को हटा दें, यानी वैक्यूम कर दें, तब अगर उसमें हम जिस डायरेक्शन में तीर छोड़ देंगे वह हमेशा उसी डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, ये था आपका जड़त्व। चलिए समझते हैं, ये पहला नियम पूरा आपके हो गया कि पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम है। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है, इसे न्यूटन ने दिया था। और इसमें गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व होता है। आइए समझते हैं। इस सेकेंड नियम समझने से पहले हम लोग पहले संवेग समझ लेते हैं, संवेग क्या चीज होता है। तो देखिए संवेग का जैसे नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, संवेग, इसमें वेग आने वाला है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग हमने इंग्लिश में लिख रखा है, P बराबर होता है mv। समझ में आ गया संवेग। ये अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। क्लियर, इंग्लिश में से मोमेंटम कहा जाता है। तो आप सीधे कहते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। बात आती है इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। कैसे बनेगा, देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। और ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे देखिए भौतिक राशियाँ नाम से एक आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, और वहाँ से आप पूरा देख लीजिए कौन कौन सी राशियाँ सदिश होती हैं, कौन कौन सी अदिश होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका संवेग। उसके बाद हम दूसरा नियम जानते हैं। तो दूसरे नियम में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा नियम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यह बल के सूत्र को प्राप्त करवाता है, या कह लें यह बल का सूत्र प्राप्त हो। यहाँ से जो सेकेंड नियम है न्यूटन का, उससे हमें बल का सूत्र मिलता है। ठीक है, ये इसलिए खास है। दूसरा बात, ये नियम कहता क्या है, देखिए इसको पहले हम थ्योरी से समझते हैं। जो सेकेंड नियम है वो कहता है कि मान लेते हैं कोई हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे हमने थोड़ा सा क्या लगाया, बल लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया। तो जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप किसी को धक्का देते हो, तो धक्का देने से उसमें क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, या मान लो कोई चीज़ मोशन में थी, वो चल रही थी, उसको आपने थोड़ा सा धक्का दे दिया तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण का मतलब पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये जो चेंज आएगा, यानी जो किसी वस्तु पे बल लगाने पर उसके त्वरण में जो परिवर्तन होता है वो बल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम बात कर लें कि किसी पे लगाया गया जो बल है, किसी वस्तु पे अगर आप बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वो बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप बल लगाएंगे उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। और इसी से सूत्र निकल के आता है F बराबर ma, जहाँ पर m क्या है, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, मतलब जिस पे आपने बल लगाया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। यानी F बराबर ma दूसरा नियम है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से, ठीक है, F बराबर ma होता है, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड नियम, ठीक है, और इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसे जो सेकेंड नियम है इसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं, संवेग का नियम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास के लिए, तीसरा नियम, क्योंकि अक्सर इससे मैंने तो जितने भी एग्जाम में देखा है सब में ये तीसरा वाला जो एक रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है,
बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भैया रॉकेट की गति तीसरे नियम पर आधारित है, तो तीसरे नियम को समझते हैं। देखो तीसरा नियम ये कहता है हमारा, इसका जो दूसरा नाम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, मीन्स प्रत्येक क्रिया के विपरीत उतनी ही गति से प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं सपोज दैट, तो जब आप उसको एक थप्पड़ मारोगे तो वो रिप्लाई में आपको फूल नहीं उतारेगा, अगर वो गांधीवादी नहीं हुआ तो। भाई गांधीवादी हुआ तो थप्पड़ कहेगा, इस पे भी मान लो, लेकिन ये जमाना चला गया है। तो कुल मिला के हाँ, एक्शन रिएक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे किसी को आपने थप्पड़ मारा तो वो रिप्लाई में उतनी ही स्पीड के आपके गाल पे थप्पड़ मारेगा, मतलब ये हो गया एक्शन आपने किया और उधर से क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया। ठीक है, ये तो मजाक के एग्जाम्पल थे, बाकी हम लोग कई सारे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप किसी बॉल को, किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं, तो आप देखोगे जितनी तेज आप दीवार पे गेंद को मारेंगे वो बॉल उतनी ही तेज रिफ्लेक्ट होके आएगा, मतलब वापस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने दीवार पे क्या किया, एक्शन किया, और दीवार ने उतना ही बल आपको लगा दिया, उस बॉल पे लगा दिया, तो इसीलिए बॉल वापस आई। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके समझते हैं कई सारे। तो पहला जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, बंदूक से गोली दागना। आपने देखा होगा कि अगर हम बंदूक से कोई फायर करते हैं, ठीक है, बंदूक से फायर करने पर बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदूक से गोली दागने पर या पीछे की तरफ धक्का मारती है, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित है। क्योंकि देखो एक्सप्लेन अगर हम करें तो जब हम गोली को फायर करते हैं, एक्चुअली जैसे मैंने ये मान लेते बंदूक है, इसको फायर किया तो ये गोली यहाँ से निकल के जाएगी। तो एक्चुअली बंदूक जितना फोर्स इस गोली पे लगाती है तो गोली उतना ही फोर्स यानी बंदूक पर पीछे की तरफ धक्का देके निकल के जाती है। तो यही मतलब हमने इस पे क्रिया की और गोली ने हमको इस बंदूक पे प्रतिक्रिया देती है, तो इसी वजह से गोली उतने ही तेज झटका मारती है। समझ में आ गया, यानी बंदूक से जो गोली फायर करना है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। दूसरा एग्जाम्पल है, नाव के किनारे कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी पानी में नाव चला रहे होते हैं, उसको किनारे पे अगर नाव है और किनारे से हमें आगे बढ़ाना होता है तो उसके जस्ट किनारे पे कूदते हैं। तो किनारे पे कूदने से होता क्या है, किनारे नाव के किनारे जैसे ही आप कूदेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे ये हमारी नाव है, ठीक है, तो ये नाव है, अगर हम इसके किनारे यानी यहाँ पर कूदेंगे, यहाँ पे अगर कूदने से क्या होगा, पानी में झटका आएगा, है ना, पानी पे फोर्स लगेगा तो पानी बाहर की तरफ लहर फेंकेगा। तो जितना पानी इस पे नाव पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, नाव उस पानी पे उतना ही फोर्स लगा देगा। इसका मतलब रिजल्टेंट नाव, चूंकि पानी तो वहीं पे है, ये जो नाव होगी वो उसकी फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं रॉकेट की गति, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है। तो ये भी भैया तीसरे नियम पर आधारित है। इसको अगर हम समझें तो जैसे देखो रॉकेट चलता है तो रॉकेट में कोई इंजन नहीं होता, ठीक है, कोई इंजन नहीं लगा होता जो उसे अंतरिक्ष में लेके जाता है। एक्चुअली रॉकेट जब चलता है तो यहाँ पर एक गैस चैम्बर होता है, गैस चैम्बर, जिससे बहुत तेज गैस पीछे की तरफ निकलती है। तो वो जो पीछे की तरफ गैस निकलती है, यानी रॉकेट जितनी तेज गैस को पीछे की तरफ निकालता है तो गैस उतना ही फोर्स रॉकेट पे आगे की तरफ लगा देता है और रॉकेट आगे उड़ जाता है। समझ में आ गया, मतलब गैस पे जितना फोर्स लगाया गया उतना ही गैस ने रॉकेट पे फोर्स लगा दिया तो रॉकेट आगे की तरफ बढ़ गया। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स से। अगला एक एग्जाम्पल हमने लिखा है घोड़े का गाड़ी खींचना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो घोड़े का गाड़ी खींचना किस प्रकार से तृतीय नियम से संबंधित है। देखो जब घोड़ा आगे की तरफ चलता है तो अपने टापुओं से पृथ्वी को यानी अर्थ को पीछे की तरफ धकेलता है और रिजल्टेंट पृथ्वी भी उसे आगे की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से घोड़ा आगे गाड़ी लेकर बढ़ जाता है। हम भी अगला और एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य का पृथ्वी पे चलना या किसी जानवर का पृथ्वी पे चलना कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम जब चलते समय क्या करते हैं, अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और परिणाम स्वरूप पृथ्वी भी हमको रिजल्टेंट फोर्स दे देती है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अकॉर्डिंग। तो वो हम पे आगे की तरफ फोर्स लगा देती है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सोचो अगर हमको रिएक्शन ना मिले, पृथ्वी हम पर बल ना लगाए तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा जो ट्रैकिंग
वॉक ट्रैक होता है ना जिसपे दौड़ते हैं ना जिम में, तो आप देखो उस पे आप जब दौड़ते हो तो आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि जितनी तेज आप पट्टे को पीछे की तरफ पैर से खींचते हो, ठीक है, तो पट्टा पीछे उतनी तेज पीछे बढ़ जाता है, वो रिएक्शन नहीं देता है, इस वजह से आप वहीं पर बने रहते हो। और ऐसे अगर हमारी पृथ्वी करती कि जितनी तेज आप उनको पीछे की तरफ दबाए हो वो उतनी पीछे दब जाती, तो आप पे रिएक्शन ना देती, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाते, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं, कभी कभी कहा जाता है बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है ना, बर्फ पे चलना, इसके रीजन दे ऑप्शन में रहते हैं। तो बर्फ पे या रेत पे चलना कठिन क्यों होता है? इसलिए कठिन होता है भैया कि जब आप रेत पे चलते हो या बर्फ में चलते हो, तो एक्चुअली में जितना आप फोर्स लगाते हो बर्फ पे, उतना वो रिप्लाई हमको रिएक्शन नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि देखो आपने फोर्स लगाया और आपका जो फोर्स होता है यानी आपकी जो ताकत होती है वो किस में कंज्यूम हो जाती? बर्फ को दबाने में खर्च हो जाती। जबकि आप पृथ्वी पे चलते हो तो वहाँ पे पृथ्वी दबती नहीं, मतलब जो धूल ना हो, तो आप सड़क पे चलते हो तो जितनी ताकत आप उस पे लगाते हो तो उतना वो दबती नहीं, वो आपको रिएक्शन दे देती, तो आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्फ की या बात कर ले रेत की, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसे आपने पैर रखा तो जितना एक्शन लगाओगे वो दब जाएगी, तो रिएक्शन आपको कम दे पाती है, जिस वजह से हमें उस पर चलना कठिन हो जाता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो न्यूटन के गति से तीसरे नियम से संबंधित थे। हमने पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम डिस्कस कर लिया है, और इसके आगे भी जो रहेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में आपको मैं लाइट पढ़ाने वाला हूँ। यानी पूरा प्रकाश के बारे में देखेंगे कि उसके रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, कितने रंगों से मिलकर बना होता है, और रेनबो का बनना, उगते हुए सूरज का जो लाल होना या ढलते हुए सूरज का लाल होना, ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इन सारी बातों पे हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।